नमस्ते बच्चों। मैं प्रतिभा स्मृति कक्षा 8 के आप सभी बच्चों के समक्ष आज पुनः उपस्थित हूँ बसंत भाग 3 किताब के साथ। आज आप पिछले कक्षा में पाठ 2 पढ़ रहे थे, जिसका 2 पृष्ठ आप पढ़ चुके हैं। आइए हम आगे तीसरे पृष्ठ की ओर चलते हैं। इस कहानी के माध्यम से, इस कहानी संस्मरण के जो लेखक हैं कामता नाथ जी हैं, वह इस कहानी के माध्यम से बदलू जैसे न जाने गांव के कितने ही लोग हैं जो इस मशीनीकरण के कारण उनकी जो प्रतिभाएं हैं वह दबती चली गई है। उनमें उनका जो स्वभाव है वह चिड़चिड़ा हो गया है। उनका जो स्वास्थ्य है इस पर बुरा असर हो रहा है। इनका व्यवसाय ठप हुआ जा रहा है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग सब प्रायः बंद होने के कगार पे है। तो हमें उनके अंदर बदलू के माध्यम से लेखक हमें ऐसे इंसानों के अंदर की जो भावनाएं हैं उस भावनाओं से और उनकी स्थिति से अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पृष्ठ की ओर। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता। कुढ़ना अर्थात चिढ़ जाता था। कांच की चूड़ियों से बदलू को बहुत चिढ़ होती थी और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुनाता। इतना ही नहीं, चिढ़ना तक ही नहीं, चिढ़ के कभी कभी घुटन होता था और कभी कभी तो मुंह सामने में बोल भी देते थे। कौन? बदलू। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। लेखक से बदलू घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, क्या क्या बातें करता, तो कभी पढ़ाई के बारे में, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। इस तरह से बदलू लेखक को अपने बगल में काम करते हुए मचिया पे बैठा के बातें किया करता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं। जब भी लेखक बदलू से कहते कि शहर की महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनती है तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियां पहने तो मौज ना आ जाए। देखिए, इसमें लेखक बदलू के द्वारा यह व्यंग किए हुए हैं शहर की स्त्रियों के शहरीकरण पर। वस्तुतः आज भी जो लज्जा रूपी आभूषण ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में है वह शहर में नहीं है। हालांकि गांव भी शहर के तरह धीरे धीरे शहरी तौर तरीके को अपनाने की दिशा में बढ़ चुका है, किंतु अभी भी बहुत कुछ शहर और गांव में फर्क है। तो जब भी लेखक बदलू से कहते कि शहर की महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनती है तो बदलू का जवाब होता कि शहर की बात तो कुछ और है। वहां गांव में महिलाएं अपने पति के साथ बीच रास्ते पर साथ हाथ में हाथ रख के नहीं चलती। थोड़ा लाज, लिहाज, शर्म, हया इन सबों को साथ लेकर एक परिवार के अन्य सदस्यों की तरह अलग अलग सड़कों पर चलती है गांव की महिलाएं। लेकिन शहर की महिलाएं पता ही नहीं चलता कि वह सड़क पर है या घर के अंदर है। वह पति एकदम सिनेमाई अंदाज में पति के साथ उस सिनेमाई दुनिया को वास्तविक दुनिया में बदलने के प्रयास में होती है। शहरी लड़कियां, ऐसा माना गया है। तो वही व्यंग कर रहे हैं लेखक बदलू के माध्यम से। और इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि जो शहर की लड़की होती है वह कमजोर होती है और लाख की चूड़ी तो मोटी मोटी होती है, तो इसका वजन उठाने में भी तो उनसे नहीं होगा। वो कमजोर होती है, वो उतनी ताकतवर नहीं होती है। तो इस तरह से बदलू लेखक से कह रहे हैं कि वह इसका वजन उठाने के योग्य नहीं है।
कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। लेखक जब जाते बदलू के यहाँ तो खूब मेहमानबाजी करते। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में, तो अगले पृष्ठ पर हम चलते हैं, मैं रोज ही उनके यहाँ 2-4 आम खाता। लेखक आम के महीने में, आम के मौसम में बदलू के घर जाकर आम खाया करते। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। वह बदलू चूड़ी बनाने के क्रम में छोटे छोटे टुकड़ों का गोल गोल गोली बनाकर रंग बिरंगा करके बगल में बैठे लेखक, नन्हे लेखक जो बाल्यावस्था में उस समय थे, उन्हें दे दिया करता। जिससे लेखक कांतानाथ जी खुद को बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा आकर्षित होते थे उस गोली के प्रति और बदलू के यहाँ जाया करते थे। मैं बहुत हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। गर्मी छुट्टी में बच्चे मामा के यहाँ, नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ घूमने निकलते हैं। आप लोग भी निकलते होंगे कहीं ना कहीं। और 1-आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूसरे दूर के शहर में बदली हो गई। दूसरे शहर, दूर के शहर में बदली हो गई, तबादला हो गया, ट्रांसफर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि ही नहीं रह गई थी। अतः मैं गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। मैं बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। लेखक के मामा की लड़की, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। लेखक के मामा घर पर नहीं थे जब यह दुर्घटना घटी। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आओ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। बदलू लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक जब गए बदलू के यहाँ मिलने के लिए तो औपचारिकतावश कहते हैं नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया। ऐसा हम देखते हैं कि अगर हम किसी को प्रणाम कहते हैं तो वो भी हमें बदले में प्रणाम कहते हैं। तो वह भी प्रत्युत्तर में नमस्ते बदलू भी किया और उठकर खाट पर बैठ गया। और नमस्ते कहते हुए बदलू उठ के, जो लेटे हुए हैं वो उठ के खाट पर बैठ गए। वस्तुतः यह भी एक सभ्यता है कि जब हम लेटे हुए हैं और हमारे यहाँ कोई आ गए, हमारे समक्ष आ जाते हैं, तो हमें लेटे लेटे बात नहीं करना चाहिए। हमें उठ के बात नहीं करनी चाहिए, हमें उठ के बैठ जानी चाहिए। तो आप लोग भी कभी लेटे हुए हो और आपके घर के कोई बड़े सदस्य आपके समक्ष आ जाए तो आपको लेट कर, सोकर बातचीत नहीं करनी चाहिए, आपको उठ के बैठ जाना चाहिए। ठीक है। तो बदलू भी उठकर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। लेकिन बदलू को के स्मृति पटल से लेखक हट चुके थे, पहचान नहीं पाए तुरंत, और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। जब हमारे स्मृति पटल पर किसी चीज को भुलाने जैसी बात हो जाती है, ध्यान में नहीं रहता, तो हम ध्यान करते हैं, तो उसकी ओर लगातार देखने पर खुद को याद करते रहते हैं, ध्यान पर लाते हैं कि आखिर हम इससे कहाँ मिले, कब मिले, कैसे जानते हैं। इस तरह से मैं हूं जनार्दन काका।
लेखक को लगा कि यह मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं, तो पुनः खुद ही स्वयं ही परिचय देते हैं कि काका मैं जनार्दन हूँ। लेखक खुद का नाम यहाँ पे जनार्दन बता रहे हैं। आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। याद करा रहे हैं लेखक, याद दिलाने के लिए हमें इस तरह से बताना होता है। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दोहराई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना भट्टी। वह आग में दहकती हुई आग की भट्टी भी नजर नहीं आई। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक पूछते हैं, आजकल काम नहीं करते? नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चिड़िया कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना या लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चिड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। वस्तुतः यह बदलू की भाषा है। नहीं बच्चे, ये वही बदलू है जो कहा करता था कि जो खूबसूरती, जो सुंदरता लाख में है, वह कांच में नहीं। आज उसकी जो विचार है, आज उसके शब्द बदल गए हैं। विचार तो वही होंगे, लेकिन आज उसके शब्द में अंतर आ गया है। आज बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं, विपरीत बोल रहे हैं कि जो खूबसूरती कांच में है वो लाख में कहाँ। अर्थात यहाँ पे व्यंग किया जा रहा है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। लेखक पुनः उन्हीं की भाषा में उनको समझाने लगे कि कांच तो खतरनाक होता है, चुभ जाए तो खून निकाल दे। नाजुक तो फिर होता ही है लला। बदलू स्वीकार करते हैं कि हाँ, नाजुक होता है, कमजोर होता है। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा कि उसे दम्मा है। लेखक को लगा कि ये खांसने की जो बीमारी है, शायद इससे दम्मा की बीमारी हो गई हो। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। परेशानी से नसें का उभर आना एक समस्या है, एक आम बात है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी अर्थात मौसम के कारण जो बीमार होते हैं, सर्दी खांसी हो जाती है, मौसमी खांसी। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। लेखक भांप गए कि अंदर में कुछ तो है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अचानक से सन्नाटा छा गया, जो लेखक को अच्छा नहीं लग रहा था। आम की फसल अब कैसी है काका? पुनः आम की याद दिलाते हैं लेखक। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए, लेखक बातों को घुमाते हुए दूसरी तरफ उसका ध्यान खींचने का प्रयास कर रहे हैं। लेखक बदलू का ध्यान दूसरी ओर खींचने जा रहे हैं। आम की फसल कैसी है? हाँ, अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने कहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जू, लला के लिए आम तो ले आ। रज्जू बदलू की बेटी है, जिसको आवाज लगा रहा कि हमारे घर कोई अतिथि आते हैं तो हम घर के बच्चों को कहते हैं कि पानी लाओ, नाश्ता लाओ। इसी तरह से बदलू अपनी बेटी को आवाज लगाते हैं कि लला के लिए कुछ आम लेकर आ जाओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर, यानी मेरी ओर देखकर, लेखक की ओर देखकर बदलू बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। मतलब यह औपचारिकता करना भूल गया। आम खिलाने या किसी का अतिथि सत्कार करना भूल जाने के लिए इस तरह से कहते कि माफ करना, मैं तो सत्कार करना भूल गया, आम खिलाना भूल गया, अर्थात सत्कार करना भूल गया। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। बाबा, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। लेखक को याद आ रही है कि बदलू मलाई बचा कर लेखक के लिए रखा करते थे। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। पुनः गाय की ध्यान दिला रहे हैं लेखक।
गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। अब कोई व्यवसाय नहीं रहा, आमदनी नहीं रहा बदलू को, तो गाय को बेचना पड़ा। पशुओं को पालने के लिए भी तो आमदनी चाहिए, उसके खाने की व्यवस्था करनी होती है। इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, लेखक कहते हैं कि इतना आम कैसे खाएंगे, ये तो बहुत है, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। लेखक ने कहा, बाबा, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, अर्थात शहर के लोग कम खाते हैं। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। वक्त अर्थात क्षेत्रीय बोली है, जो वक्त को समय को कहा जाता है। तो इसके चौगुने तुम्हारी उम्र में इसके चौगुने खा जाता था। गांव में आम को काट कर छोटा छोटा टुकड़ा नहीं, पूरा का पूरा आम एक साथ छिलका उतारते हैं बच्चे और खा जाते हैं। लेकिन गांव में किलो में आता है, तो उसे धोया, उसको पतला पतला टुकड़ा बनाया, 1 से 2 आम में बचे बस। गांव में ऐसा नहीं होता है, गांव में आम ही खाते हैं बच्चे तो खूब भर पेट खा लेते हैं। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। लेखक कहते हैं, हाँ आप लोग की बात तो कुछ और है। अच्छा बेटी, लला को 2-4 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। सिंदूरी आम एक खास तरह का आम होता है, जो कच्चा में भी देखने में, जब वह बड़ा हो जाता है, पकने से पहले भी वह लाल लाल हो जाता है, देखने में बहुत खूबसूरत होता है। और पक जाने के बाद तो स्वाद भी बढ़ जाएगा, लाल होता है। वास्तव में आम साधारणतया पीले होते हैं, लेकिन वह सिंदूरी आम पूरा का पूरा हरा के बाद वह लाल रूप ले लेता है, और कच्चा में ही, पकने से भी पहले। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर, अंजुली अर्थात कर, दोनों हाथों को जब हम ऐसे जोड़ते हैं तो इसे अंजलि कहते हैं। अंजलि भर के कुछ देना, या अंजलि से कुछ लोग पानी, जहाँ पे हम ऐसे जगह पे फंस जाते हैं कि हमारे पास ग्लास नहीं है पानी पीने के लिए, कोई बर्तन नहीं है, तो हम ऐसे अंजलि से दोनों हाथों को जोड़ के, कर जोड़ने से अंजलि तैयार होता है। तो वह वैसे ही अंजलि में लेकर आम लाती है रज्जू। मैं लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। लेखक की नजर रज्जू के कलाई की ओर चली गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। फबना अर्थात शोभा देना, सुंदर लगना। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। इतनी सुंदर कारीगरी के बदले में शादी विवाह के नाम पर तो अधिक देना चाहिए, तो मात्र 10 आने रुपए ही वह जमींदार साहब दे रहे थे। 10 आने पैसे ही दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। और बदलू ऐसे मौके पे तो बहुत चिढ़ जाता था, देता नहीं था, तो वह जिद पकड़ लिया कि नहीं, मैं 10 आने पैसे में नहीं दूंगा, शहर में सस्ता पड़ता है तो शहर से ही मंगवा लो, मैं नहीं दूंगा। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। अब लेखक कहते हैं कि बदलू को न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके अंदर का जो इंसान था वह झुकने को तैयार नहीं था। उसका जो स्वाभिमान था, वह अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। इस बात की लेखक को प्रसन्नता हुई। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। कांच की चूड़ी जिस तरह से आसानी से टूट जाती है, ऐसे व्यक्तित्व वाला बदलू नहीं था। गरीबी में रहकर भी वह कभी भी हार नहीं माना। अपने स्वभाव, अपने व्यक्तित्व से समझौता नहीं किया। उसके लिए जो गलत था वो गलत था, जो सही था वो सही था। वह अपने आत्मविश्वास के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ गरीबी में रहना पसंद किया, लेकिन वह जमींदार के आगे झुका नहीं, समझौता नहीं किया। तो उसके अंदर का जो वह स्वाभिमान था, उसको देखकर लेखक को बड़ा आनंद की अनुभूति हुई
और आज इतना ही। अगली कक्षा में पुनः हम अब बच्चे इसका प्रश्नोत्तर बनाने का प्रयास करेंगे। फिर हम अगली कक्षा में मिलते हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।